जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे इस हिस्ट्री के पार्ट 2। हम लोग पहली बार देखे थे पार्ट 1 में कि यूरोप में राष्ट्रवाद में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो धीरे धीरे विजयी बनकर सभी उसके आसपास के देशों पर क्या किया, आक्रमण किया और उसको जीतकर बहुत से राज्यों में क्या किया, अपना साम्राज्य को स्थापित किया। उसी में एक है इटली पर प्रभाव स्थापित करना। इटली पर प्रभाव कैसे स्थापित किया, क्या क्या मेटरनिक ने। एक इटली जो था एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र था, अपने आप में क्या था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया, कई राज्यों, छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद इसमें से कुछ प्रमुख जो इसका राज्य थे, जिसमें सिसिली प्रदेश और नेपल्स, सिसिली प्रदेश और नेपल्स को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसे दे दिया? फर्डिनेंड को दे दिया। और जो रोम था, इटली की राजधानी जो रोम था, वो पोप यानी पादरी को सौंप दिया। और लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व में उसे क्या किया, रखा। साथ साथ परमा, मोडेना और टस्कनी ये सब हैब्सबर्ग राजवंश के दे दिया। और लास्ट में जो बचा जिनेवा और सार्डिनिया पिंटमाउंट, जिनेवा और सार्डिनिया पिंटमाउंट को ऑस्ट्रिया में सम्मिलित कर लिया। यानी ये दोनों जो राज्य थे ये अपने आप में क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छे राज्य थे, या कहो कि विकसित राज्य थे इटली के। इन दोनों को अपने में शामिल कर लिया। और साथ साथ ही इटली के साथ साथ जर्मनी के भी 29 रियासत, कितना रियासत, 29 रियासत को अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हुआ। और उस पर किसका अधिकार हुआ? ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हुआ। मेटरनिक ने फ्रांस में पुराना व्यवस्था को लागू किया। क्या किया? पुराना व्यवस्था को लागू किया। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में जो राजा बना वो बुर्बो राजवंश का था। कौन वंश का था? बुर्बो राजवंश का। उसका नाम था लुईस सोलहवां। लुईस सोलहवां जो था, इसका दादा का नाम था लुईस सोलहवां। क्या नाम था? लुईस सोलहवां। यह बहुत ही क्रूर शासक था। अपने आप को निरंकुश शासक कहता था। ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और जो मैं बोलता हूँ वही क्या है, वही सत्य, उसको लागू करना है, वही नियम है। लुईस सोलहवां का कथन था। लेकिन जब लुईस सोलहवां का जो पोता था, पोता यानी उसका बेटा का बेटा लुईस 18वां, वह जानता था कि जो जनता है वो क्या है, जो वह जानता था कि जनता पर पुराना व्यवस्था थोपना सही नहीं होगा। क्या होगा? सही नहीं होगा। इसलिए वो जनता के अनुसार काम किया करता था। इसी समय जून 1814 ईस्वी में लुईस 18वां जो सम्राट था, उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। क्या किया? संवैधानिक घोषणा पत्र। संवैधानिक घोषणा पत्र उससे कहते हैं जिसमें राजा तो राज करेगा ही करेगा, लेकिन राजा के द्वारा कोई जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा जो जनता के बातों को क्या करेगा, राजा के पास पहुंचाएगा और उसका समस्या का हल निकालेगा। इस समय यानी संवैधानिक घोषणा पत्र में राजा के साथ साथ एक प्रधानमंत्री का भी क्या होता था, नियुक्ति होने लगा। क्या होने लगा? प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति होने लगा। यानी प्रधानमंत्री भी अब राजा के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बनेगा, इस प्रकार से। और प्रधानमंत्री जो होता था वो जनता का प्रतिनिधि होता था। अब हम लोग जानते हैं 1814 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक फ्रांस में यह चला। लेकिन इसी बीच 1830 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1830 ईस्वी में फ्रांस का जो राजा बना उसका नाम था चार्ल्स 10वां। कौन बना? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और इस पर अंकुश लगाना यह जो था वो जनता पर पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए सोचा। लेकिन लुईस 18वां नहीं चाहता था कि वो पुराना व्यवस्था को लागू करे। लेकिन जब चार्ल्स 10वां वहाँ के राजा बना फ्रांस के 1830 ईस्वी में, जिसने मेटरनिक के द्वारा ही जितना भी जो पुरानी व्यवस्था था उसे फ्रांस में लागू करने लगा। यानी कई परिवर्तन किया। जैसे संवैधानिक घोषणा पत्र को क्या किया, हटा दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे जनता के बात को भी नहीं मानने लगा। इस प्रकार से चार्ल्स 10वां, जिसके कारण 1830 की क्रांति हुई। और यह क्रांति बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति थी, जिसमें फ्रांस के जनता के साथ साथ अनेक देश के जो जनता थे, जैसे इटली को कई विभाजन किया था, जर्मनी को कई रियासतों में तोड़कर उस पर क्या किया था, अनेक राजवंशों को सौंप दिया था। जिसके कारण फ्रांस में एक बहुत ही बड़ी क्रांति का जन्म हुआ 1830 की क्रांति को। उसका भी थोड़ा समझते हैं। तब तक इतना आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जुलाई 1830 की क्रांति।
हम लोग जाने कि इसके बाद क्या हुआ, 1830 की क्रांति हुई। अब समझते हैं किस प्रकार से 1830 की क्रांति हुई थी। सबसे पहले हम लोग जाने कि चार्ल्स 10वां जो फ्रांस के क्या बना, राजा बना। वो राजा जो था चार्ल्स 10वां, वो बहुत ही निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी लोगों को बात ही नहीं मानता था। वो जनता पर अत्याचार करने लगा, पुराना जितना भी व्यवस्था था फ्रांस में वो लागू करने लगा, यानी जनता के जो बात था उसे नहीं मानकर वो फ्रांस में चाहता था कि फिर से क्या करें, राजवंश यानी राजा द्वारा शासक, राजा के द्वारा स्थापित शासन को लागू किया जाए। इसलिए फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कोशिश किया। कौन, चार्ल्स 10वां। लेकिन चार्ल्स 10वां ने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कोशिश किया और इसने चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री एक पॉलीग्नेक को चुना। किसको चुना, पॉलीग्नेक जो था वो लुईस 18वां द्वारा जो नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लाया था, जो लुईस 18वां जो लाया था कि सभी नागरिक क्या हैं, जितना भी फ्रांस के नागरिक हैं वो सभी एक समान हैं। इसे हटाकर पॉलीग्नेक ने शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग का स्थापना किया। किसका स्थापना किया, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, यानी अब सभी लोग को समान का मान्यता हटाकर उसी को समाज में, उसी को अपना देश में महत्व देने लगा जो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग थे। अभिजात्य वर्ग में जैसे पादरी थे, जो व्यापारी थे, उन सब वर्गों को क्या करने लगा, इसने बढ़ावा दिया ताकि इनको क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल सके। और इसी के चलते चार्ल्स 10वां ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। कब, 25 जुलाई को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को क्या किया, गला घोटने का कोशिश किया। कैसे किया, गला घोटने का। इसी के प्रयास में जो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने पेरिस में क्या किया, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ा गई, यानी पेरिस में जितना जो फ्रांस के लोग थे वो सब जमा होने लगे और राजा और प्रधानमंत्री, जो राजा चार्ल्स 10वां था और प्रधानमंत्री पॉलीग्नेक था, इसके खिलाफ बहुत जोरों से क्या होने लगा, विरोध होने लगा इन दोनों का। इसके कारण और फ्रांस में 28 जून 1830 को यह गृह युद्ध आरंभ हो गया, यानी फ्रांस में क्या होने लगा, गृह युद्ध आरंभ हो गया। यही युद्ध को हमने जुलाई 1830 के क्रांति नाम दिया है और इसी को क्या कहते हैं, 1830 की क्रांति। यानी जो फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने क्या किया, राजा चार्ल्स 10वां और प्रधानमंत्री पॉलीग्नेक के खिलाफ एक क्रांति करी। वो कब क्रांति की थी, 28 जून 1830 ईस्वी को, जिसके कारण फ्रांस में क्या हुआ, गृह युद्ध, यानी मतलब फ्रांस में ही क्या होने लगे, लोगों के बीच युद्ध होने लगा इसी को, और राजा को भगाने की मांग होने लगी। इस प्रकार से जुलाई 1830 की क्रांति इसे ही कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इस प्रकार से जब फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई, जिसके बाद चार्ल्स 10वां का क्या हुआ, इसको समझेंगे। पहले इतना क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझते हैं कि 1830 की क्रांति जब हुई फ्रांस में, उसके बाद जो राजा था वहाँ के चार्ल्स 10वां जो था वो फ्रांस की गद्दी को त्याग कर फ्रांस को क्या किया कि वहाँ का जो राजा था चार्ल्स 10वां, वो फ्रांस की गद्दी को क्या किया, त्याग दिया, यानी छोड़ दिया और छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। अपना जान बचाने के लिए चार्ल्स 10वां ने फ्रांस की गद्दी को त्याग कर और कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया 1830 की क्रांति के बाद। और उस समय फ्रांस में क्या हुआ, जो चार्ल्स 10वां था वो बुरो वंश का क्या था, अंतिम शासक था और वो वहाँ के फ्रांस के गद्दी को त्याग कर क्या हुआ, भाग गया। कौन, चार्ल्स 10वां। उसके बाद वहाँ पे बुरो वंश का क्या हुआ, अंत हो गया और उसके स्थान पे आर्लेयंस वंश आया। कौन वंश आया, आर्लेय वंश आया और उसका शासक जो बने वो लुईस फिलिप बना। कौन बना, लुईस फिलिप। और लुईस फिलिप जब वहाँ के शासक बना था, ये तो शासक बना आर्लेय वंश के, पूछेगा कि आर्लेय वंश के शासक कौन बना फ्रांस में, तो उसका नाम था लुईस फिलिप। अब बाद में क्या हुआ कि लुईस फिलिप के खिलाफ भी क्या होने लगा, आवाज़ उठने लगी, यानी लुईस फिलिप भी जो था वो जैसे तैसे कर फ्रांस में कुछ समय तक राज किया, शासन किया, लेकिन यह भी क्या करने लगा, वही करने लगा जो
जो चार्ल्स 10वां करने लगा, ये भी जनता को उतना ध्यान नहीं दिया करता था। ये भी क्या करने लगा, जनता के प्रति कम उत्तरदायी हो गया, यानी जनता को किसी प्रकार का ज़्यादा देखभाल नहीं करने लगा, जिसके कारण लुईस फिलिप के खिलाफ भी क्या होने लगा, आवाज़ उठने लगी। और फ्रांस में एक और क्रांति हुई, और फ्रांस में क्या हुआ, जिसके कारण लुईस फिलिप के साथ भी एक और क्रांति हुई, और उसे कहते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। यानी 1830 ईस्वी की क्रांति हम लोगों ने देखा किस प्रकार से चार्ल्स 10वां के खिलाफ क्या हुआ, क्रांति जनता द्वारा किया गया, फ्रांस के जनता द्वारा। अब लुईस फिलिप यानी ऑरलियंस वंश के जो शासक था लुईस फिलिप, उसके खिलाफ भी क्या हुआ, 1848 ईस्वी में एक क्रांति हुई, जिसे कहते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। अब हम लोग समझते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति, यानी फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति में क्या हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1848 ईस्वी की क्रांति में उस समय फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, लुईस फिलिप था। कौन था राजा, लुईस फिलिप था। लुईस फिलिप जो था वो उदारवादी शासक था। कैसा शासक था, उदारवादी शासक था। या अपने जो विरोधी था लुईस फिलिप के, अगर मान लो कोई विरोधी था, उसको खुश रखने के लिए इसने स्वर्णम मध्यवर्गीय नीति लाया। क्या चलाया, स्वर्णम मध्यवर्गीय नीति लाया। 1840 ईस्वी में लाया था। क्या चीज़, स्वर्णम मध्यवर्गीय नीति। किसको खुश करने के लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। किसने, लुईस फिलिप ने। और मान लो कोई लुईस फिलिप के खिलाफ है या विरोध कर रहा है उसका, तो उसके लिए उसने स्वर्णम मध्यवर्गीय नीति लाया। कब लाया, 1840 ईस्वी में। इसके साथ साथ लुईस फिलिप ने अपना जो प्रधानमंत्री था वह गीजो को बनाया। किसको बनाया, गीजो को। लेकिन जो गीजो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी। कैसा था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी मतलब जो जनता का बिल्कुल बात नहीं माने, यानी जनता का विपरीत करे, यानी जनता कह रहा, कुछ भी कह रहा, उसका उल्टा करना, उसे क्या कहते हैं, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक कहते हैं। गीजो क्या बना, प्रधानमंत्री बना। पूछेगा गीजो किसका प्रधानमंत्री बना था, तो लुईस फिलिप का। लुईस फिलिप कौन वंश का था, और ऑरलियंस वंश का था। अब जब गीजो प्रधानमंत्री बना तो ये जो ये जनता का बात नहीं मानता था, जिसके कारण वहाँ पे क्या होने लगा, भूखमरी होने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिसके कारण गीजो का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। क्या होने लगा, गीजो का विरोध होने लगा। क्यों, क्योंकि फ्रांस में जो गीजो था वो फ्रांस की जनता का बात नहीं मान रहा था, जिसके कारण वहाँ पे क्या होने लगा, भूखमरी होने लगी, यानी भूखमरी बढ़ने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके साथ साथ 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, कब, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था थियर्सस। क्या नाम था, थियर्सस के नेतृत्व में वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल भोज का आयोजन हुआ। क्या हुआ, विशाल भोज का आयोजन, मतलब वहाँ पे जितना भी जो भूखे लोग थे उनको खाना खिलाया गया। कौन खिलाया, थियर्सस के नेतृत्व में वहाँ पे विशाल भोज का आयोजन किया गया। और जब एक व्यक्ति होकर जो बहुत ज़्यादा अमीर था, एक कहो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति था, इसने जो भूखे लोग थे उनको क्या करने लगा, भोजन बांटने लगा। कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जिसके कारण जनता ने इस व्यक्ति को अच्छे देखकर लुईस फिलिप का क्या करने लगा, विरोध करने लगे। यानी जनता लोग, जो फ्रांस के जनता थे, उन्होंने लुईस फिलिप का विरोध करने लगे, जिसके कारण लुईस फिलिप को गद्दी छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और लगभग 22 फरवरी, ये तो 22 फरवरी का क्या किया, विशाल भोज का आयोजन किया था। कौन, थियर्सस। लेकिन 2 दिन बाद ही लगभग 24 फरवरी को लुईस फिलिप को क्या करना पड़ा, अपना गद्दी छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड। इस प्रकार से जो फ्रांस था, इस प्रकार से अब फ्रांस में राजा का अंत हो गया, और जो फ्रांस था वो कैसा बन गया, जो फ्रांस था वहाँ पे गणतंत्र का घोषणा हुआ। क्या हुआ, गणतंत्र। यानी वहाँ पे अब जनता क्या कर सकती है, अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए खुद वहाँ पे नया शासक को बना सकती है, या एक कहो कि वहाँ पे लोगों द्वारा मताधिकार प्रदान हुआ। यानी लोग क्या करने लगे, अब यहाँ पे जब फ्रांस गणतंत्र बना तो लोगों ने अपना नेतृत्व यानी अपना शासक खुद चुनने के लिए वहाँ पे क्या करने, लोगों ने मताधिकार। और लगभग 21 वर्ष के जितना भी ऊपर वाले लोग थे, यानी जिनका उम्र 21 वर्ष था, उन्होंने वोट को डालना प्रारंभ किया। इस प्रकार से क्या हुआ, 1848 ईस्वी की क्रांति समाप्त हुई। हम लोग इस वीडियो में देखें कि किस प्रकार से मेटरनिख ने इटली पर अपना प्रभाव दिखाकर
क्या किया, इटली जो एक बड़ा एक राज्य था या कहो कि देश था, जिसे अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया और बांटने के बाद अनेक राजवंश को क्या किया, सौंप दिया। कुछ अपने पास रखा, ऑस्ट्रिया जिसका चांसलर था मेटरनिक अपने पास रखा, जैसे जो मुख्य इटली के क्षेत्र से जैसे जिनेवा और पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट को अपने साथ मिला लिया ऑस्ट्रिया ने। इसके साथ साथ क्या किया कि फ्रांस पर किसको राजा बना दिया, बुरो वंश के शासक को बना दिया, लुइस 18वां को शासक बना दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1830 की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति में किस प्रकार से क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुआ था और जनता ने क्या किया था, इस क्रांति को नेतृत्व किया था। इस प्रकार से अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा 1830 ईस्वी की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति, तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण के बारे में। तब तक आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।